नमस्कार। आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन 4 अपने पास में है। एक बारी कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। यदि किसी बिंदु पर कण का वेग क्रमशः v1 तथा v2 ऊपर जाते तथा नीचे आते समय हो तथा बिंदु से गुजरने में समय का अंतराल t हो, यदि कैपिटल V कण का अंतिम वेग है तो सिद्ध कीजिए v1 प्लस v2 इक्वल टू gt तथा कैपिटल V माइनस v2 इक्वल टू v प्लस v1 e की पावर माइनस gt अपॉन v। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको दे दिया गया है कि एक बारी कण है जिसको ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका गया है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। तो देखिए, जब प्रतिरोध वेग के समानुपाती होता है तो अब उसको जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया तो उसकी गति की विवेचना हम लोग कर चुके हैं। तो देखिएगा, एक कण है जिसको यहाँ इस बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। तो मान लिया कि t समय पश्चात कण बिंदु P पर है। t समय पश्चात कण बिंदु P पर है जहां OP इक्वल टू x है। अब देखिए, आपको क्या दे दिया गया है कि यदि किसी बिंदु पर, तो वो कोई बिंदु तो हमने P ले लिया, कण का वेग क्रमशः v1 तथा v2 ऊपर जाते तथा नीचे आते समय है। यानी कि जब आपने बिंदु O से कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है तो इस बिंदु P पर कण का वेग है v1। अब कण क्या करेगा, अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के बाद फिर वापस ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा। और जैसे ही ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जब ये गिरेगा तब भी तो इस बिंदु P से होके गुजरेगा ना। तो जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा तब इस बिंदु P पर कण का जो वेग है ये आपको दे दिया गया है v2 है। फिर इसके बाद में देखिएगा, और समय का अंतराल है t। इस बिंदु P से गुजरने में जो समय का अंतराल है वो कितना है, t। यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, यहां से गुजर गया और जब वापस आएगा तो दोनों के बीच में जो समय लगता है वो स्मॉल t है। और कैपिटल V कण का अंतिम वेग है, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए, इसकी गति की विवेचना हम लोग कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो इस बिंदु P पर वेग आपको दिया गया है, तो वेग v और दूरी x में संबंध हम लोग वहां से लिख लेंगे। तो चूंकि कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अब देखो, सपोज कैपिटल U वेग से फेंका गया, वेग इसमें दिया हुआ है नहीं कि किस वेग से फेंका है, तो हम कैपिटल U ही लिख लेते हैं उसको। तो कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कैपिटल U वेग से फेंका गया है, कैपिटल U वेग से फेंका गया है, इसलिए v और x में संबंध लिख रहे हैं अपन। तो ये होता है x इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन g log कैपिटल V प्लस स्मॉल v होता है। तो बिंदु P पर जो वेग है वो यहाँ v1 दिया हुआ है, तो स्मॉल v की जगह मैं v1 लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा कैपिटल V प्लस v1 बटा कैपिटल V प्लस u प्लस v अपॉन g कैपिटल U माइनस v1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई। तो ये तो बिंदु P पर v और x में संबंध आपको मिल गया। अब इसके बाद में आप क्या देखते हैं, यहां से कण अधिकतम ऊंचाई तक जाता है। एक बार अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या है। तो मान लीजिए सब कुछ इसकी अधिकतम ऊंचाई है कैपिटल H। तो माना कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है, कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है, कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है, इसलिए कैपिटल H इक्वल टू, देखिएगा क्या होगा, जैसे ही कण अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो x बराबर तो कैपिटल H हो जाएगा और अधिकतम ऊंचाई पर आप जानते हैं वेग हो जाता है 0। तो ये जो इक्वेशन है इसमें x के स्थान पर तो कैपिटल H कर दीजिए
और वेग जो v1 था इसको आप लोग कर दीजिए 0, तभी आपके पास में बनेगा v स्क्वायर अपॉन जी लॉग कैपिटल V प्लस v1 बटा कैपिटल V प्लस u। v1 को तो आप 0 कर दोगे ना, तो v बचेगा फिर ये प्लस v अपॉन जी, और फिर v1 को 0 कर दिया तो बस ये आपके पास में बचेगा uv अपॉन जी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपके पास में आ गई अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H। अब आपको जो समय का अंतराल चाहिए वो बिंदु P से गुजरने में चाहिए, तो अपने क्या करेंगे, देखो ये आगे आपके पास में अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H और ये P तक की जो दूरी है ये x आई गई है, तो देखो ये P से अधिकतम ऊंचाई तक की जो दूरी है ये वाली, ये आपके पास में क्या हो जाएगी h माइनस एक्स। तो हम ज्ञात कर लेंगे एक बार h माइनस एक्स, तो h माइनस एक्स कर लीजिएगा, तो h माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए h में से आप लोग जैसे ही x को घटाएंगे तो uv अपॉन जी, इस uv अपॉन जी से हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद में और फिर जब घटा रहे हैं x को घटा रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास में, तो बचेगा कैपिटल V इंटू स्मॉल v1 अपॉन जी, और फिर v स्क्वायर अपॉन जी दोनों में से कॉमन आ जाएगा इनमें से, तो प्लस v स्क्वायर अपॉन जी कॉमन ले लीजिएगा, और लॉग की प्रॉपर्टी में हम साथ में लगा देंगे, तो v बटा v प्लस यू, और देखो log m माइनस log n, तो log m बटा n बनता है ना, तो ये बटा में आएगा, बटा में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा v प्लस यू बटा v प्लस v1। ठीक है, तो h माइनस एक्स इक्वल टू अब ये अपने पास में बचा है v1 अपॉन जी प्लस v स्क्वायर अपॉन जी, इसमें देखिए v प्लस यू हो जाएगा कैंसिल, तो फिर आपके पास में ये बचा है लॉग कैपिटल V बटा कैपिटल V प्लस v1, इक्वेशन नंबर 3, ये हमने ज्ञात कर लिया h माइनस एक्स, तो ये h माइनस एक्स हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिएगा जो कणक है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के बाद में फिर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा, तो अब जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है तब आपको दिया हुआ है कि इस बिंदु P पर कण का जो वेग है ये v2 है, तो अब कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, अब कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, और जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है तो बिंदु P पर इसका जो वेग v2 है, नीचे की ओर गिरता है तब बिंदु P पर कण का वेग v2 है। तो देखिए गति की विवेचना हम कर ही चुके हैं पहले से, जब कण एक ऐसे माध्यम में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती हो, तो उसमें v और x में संबंध हम लोग जानते हैं x, तो अब देखिए जो x है उसके स्थान पर तो आप लोग क्या लिखोगे भाई, x का मतलब यही होता है ना ये वाली दूरी, तो ये आप देख चुके कितनी है h माइनस एक्स, इसलिए x के स्थान पर तो हम लोग क्या लिख देंगे h माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो h माइनस एक्स इक्वल टू होता है v स्क्वायर अपॉन जी लॉग कैपिटल V बटा कैपिटल V माइनस स्मॉल v। अब स्मॉल v क्या होता है, इस बिंदु P पर कण का वेग जो कि यहां आपको दिया हुआ है v2 है, इसलिए हम लिख देंगे v माइनस v2 माइनस v और फिर स्मॉल v, तो स्मॉल v के स्थान पर v2 लिख देंगे और अपॉन g। ठीक है, यह आपके पास में होता है x और v में संबंध बिंदु P पर, जो कि आपने लिख दिया, इसको आप लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब 3 व 4 से
4 से 3 और 4 से देखिए दोनों की जो LHS है सेम है, H माइनस एक्स है दोनों में, इसका मतलब दोनों की RHS भी बराबर होगी। तो दोनों की RHS को बराबर कर दीजिए। RHS लेंगे तो समीकरण 3 से आपने लिख दिया कैपिटल V और इंटू स्मॉल v1 अपॉन जी प्लस v स्क्वायर अपॉन जी लॉग कैपिटल V बटा कैपिटल V प्लस v1 इक्वल टू, इधर से लिखिएगा v स्क्वायर अपॉन जी लॉग कैपिटल V बटा कैपिटल V माइनस v2 माइनस कैपिटल V इंटू v2 अपॉन जी। हल कर लीजिए इसको। तो इसका मैं पक्षांतरण कर लेता हूँ, एक बार लॉग वाले पदों को एक साइड कर देंगे और बिना लॉग वालों को एक साइड कर लेते हैं अपन। तो देखिए ये v v1 अपॉन जी और इसका पक्षांतरण कर लिया तो v v2 अपॉन जी, दोनों में से v अपॉन जी आ जाएगा कॉमन। तो ये v बटा जी कॉमन जब ले लेंगे तो यहां से बचेगा v1 और इसमें से बचेगा v2, तो प्लस v2 इक्वल टू, इधर से v स्क्वायर अपॉन जी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग कैपिटल V बटा कैपिटल V माइनस v2, इसका कर दीजिए पक्षांतरण तो ये माइनस लॉग कैपिटल V बटा कैपिटल V प्लस v1 और फिर v अपॉन जी, ये कैंसिल हो गया भाई। तो आपके पास में बचा v1 प्लस v2 इक्वल टू, इनमें दोनों में लॉग का प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा तो हो जाएगा लॉग कैपिटल V बटा v माइनस v2 और लॉग m माइनस लॉग n तो हो जाता है लॉग m बटा n, तो ये बटा में आएगा, बटा में आएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा कैपिटल V प्लस v1 अपॉन v। देन और यहाँ v भी है भी, तो v1 प्लस v2 इक्वल टू v लॉग, यहाँ ये कैपिटल V से कैपिटल V हो गया कैंसिल। तो अब आपके पास में बचा है कैपिटल V प्लस v1 बटा कैपिटल V माइनस v2, इक्वेशन नंबर हो गया 5। तो ये आपने याद कर लिया v1 प्लस v2, लेकिन आपको सिद्ध करना है कि जो v1 प्लस v2 है ये बराबर होगा gt के। तो देखते हैं आप, तो ये v1 प्लस v2 आ गया था अपने पास में, जिसको हमें सिद्ध करना है कि v1 प्लस v2 बराबर है gt के। अब v1 प्लस v2 इक्वल टू gt करना है तो अब संबंध देखेंगे अपन t के लिए, समय के लिए। तो इसके लिए आपको दिया हुआ है, देखिएगा अपन यहाँ से बिंदु O से P तक पहुंचने का जो समय है वो आपको दिया हुआ है, वो ज्ञात कर लेंगे अपन एक बार। O से P तक पहुंचने में समय, तो बिंदु O से, माना बिंदु O से बिंदु O से P तक पहुंचने में O से P तक पहुंचने में t1 समय लगता है, t1 समय लगता है, इसलिए t1 इक्वल टू, ठीक है। और से P तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो सपोज आपके पास में t1 है, तो ये वाला समय अगर t1 है तो आप x और t1 में संबंध देख लेंगे हम लोग। तो t1 इक्वल टू देख लीजिएगा क्या आ जाएगा आपके पास में, संबंध अपन जानते हैं 1 अपॉन के लॉग v और t नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि बिंदु P पर वेग आपको दिया गया है। तो t1 इक्वल टू 1 अपॉन के लॉग g प्लस के यू और बटा होता है g प्लस के स्मॉल v, यानी बिंदु P पर वेग, जो कि यहाँ आपको दिया हुआ है v1, तो ये हमने लिख दिया है v1, ठीक है। इसमें k का वैल्यू पुट कर देते हैं अपन एक बार। तो t1 इक्वल टू 1 अपॉन के, और जब कण को वेग के समानुपाती ऐसे माध्यम में गति करता है जिसमें प्रतिरोध वेग के समानुपाती होता है, तो उसमें k का वैल्यू आपके पास में जो आता है ये आता है g अपॉन v। तो यहाँ से k का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ है 1 अपॉन k का मान g अपॉन v है, तो 1 अपॉन के आपके पास मिलेगा v अपॉन g लॉग g प्लस
के का वैल्यू पुट कर दिया जी अपॉन वी कैपिटल यू बटा जी प्लस के का वैल्यू पुट कर दिया हमने जी अपॉन वी और इंटू स्मॉल वी वन, तो ये आ जाएगा टी वन इक्वल टू वी अपॉन जी लॉग। अब इसको हल कर लीजिए भाई, जी कॉमन आ जाएगा यहां से भी और यहां से भी, तो जी से जी हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद में कैपिटल वी एलसीएम बन जाएगा और कैपिटल वी से कैपिटल वी भी हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास में बचेगा कैपिटल वी प्लस यू बटा कैपिटल वी प्लस वी वन। ये तो आपके पास में आ गया ओ से पी तक पहुंचने में लगा समय टी वन। इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब एक बार हम लोग ओ से अधिकतम ऊंचाई तक का समय ज्ञात कर लेंगे। तो अब ज्ञात कर लीजिए ओ से अधिकतम पी से ओ से सॉरी ओ से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। ओ से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय ठीक है, अधिकतम ऊंचाई तक का ओडीएन निकाल वो भी हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, तो वहां से हम सीधा लिख लेंगे। तो कैपिटल टी, सपोज अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो समय लगता है वो कैपिटल टी है, इसलिए कैपिटल टी इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन जी लॉग कैपिटल वी प्लस यू बटा कैपिटल वी, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, ये आ गया आपके पास में ओ से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय कैपिटल टी। लेकिन हमें ज्ञात करना है इसमें पी से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, क्योंकि अपने को दिया हुआ पी से गुजरने में समय का अंतराल स्मॉल टी है। तो अपने क्या करेंगे, एक बार तो पी से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय ज्ञात करेंगे। तो हम ज्ञात करेंगे बिंदु पी से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। बिंदु पी से अधिकतम ऊंचाई तक, बिंदु पी से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय। और ये देखो क्या बनेगा भाई, आप जानते हैं ओ से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कैपिटल टी समय लग रहा है, ओ से पी तक पहुंचने में समय लग रहा है T1, तो पी से अधिकतम ऊंचाई तक का जो समय होगा यह जाएगा कैपिटल टी माइनस T1। ठीक है ना भाई, यहां से यहां तक का जो समय है ये कैपिटल टी है और यहां से यहां तक का जो समय है ये T1 है, इसलिए ये वाला जो समय होगा ये कैपिटल टी माइनस T1 ही तो होगा। तो कैपिटल टी माइनस T1 इक्वल टू घटा दीजिए भाई, तो कैपिटल टी ये रहा आपके पास में v अपॉन जी, तो दोनों को घटा रहे हैं जब, तो v बटा जी तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, v बटा जी कॉमन ले लीजिएगा। अब आपके पास में बचे log v प्लस यू बटा v, log v प्लस यू बटा v माइनस log, यहां से आपके पास में बचा है v प्लस यू बटा v प्लस यू बटा v प्लस v1, तो ये आपके पास में आ गया v प्लस v1, ये अपने पास में आ गया कैपिटल टी माइनस T1। इसको हल कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा टी माइनस T1 इक्वल टू v अपॉन जी। यहां लॉग का प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, तो log m माइनस log n, आप जानते हैं log m बटा n, तो log m बटा n जब लगाएंगे तो v प्लस यू बटा v, और ये बटा में आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा v प्लस v1 बटा v प्लस u, देन कैपिटल t माइनस T1 इक्वल टू v अपॉन जी log। अब इसमें देखिए v प्लस यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में बचेगा v प्लस v1 अपॉन कैपिटल v, ये अपने पास में आ गया इक्वेशन नंबर 8। यानी कि बिंदु P से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय।
तो ठीक है, ये t माइनस टी वन आपने ज्ञात कर लिया, बिंदु P से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अब हम ज्ञात करेंगे अधिकतम ऊंचाई से बिंदु P पर पहुंचने में लगा समय। भाई अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है। अब जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है तो इस अधिकतम ऊंचाई से बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय। तो अब उच्चतम बिंदु से बिंदु P तक, उच्चतम बिंदु से बिंदु P तक आने में लगा समय। बिंदु P तक आने में लगा समय। मान लिया कि सपोज T2 है, माना उच्चतम बिंदु से इस बिंदु P तक आने में जो समय लगता है वो T2 है। तो वेग v और समय t में संबंध हम लोग देख लेंगे। जब कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है और जब प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, तो देखिएगा T2 इक्वल टू, ये आपके पास में आ जाएगा v अपॉन g लॉग, ये आपके पास में होता है कैपिटल V बटा v माइनस स्मॉल v। तो यहाँ वेग जो है जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है तो बिंदु P पर वेग आपको दिया गया है v2 है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है v2। तो ये आपके पास में हो गया इक्वेशन नंबर 9, ये इक्वेशन नंबर 9 आ गया स्मॉल t। ठीक है, और फिर आपको दिया हुआ था बिंदु P से गुजरने में समय का अंतराल। तो समय के अंतराल का मतलब यहाँ पर घटाना नहीं, आपको जोड़ना है। जोड़ना क्यों है, ध्यान देना भाई। समय के अंतराल का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि बिंदु P से गुजरने में उसको कुल कितना समय लग गया। तो देखिए समय का अंतराल कैसे देखेंगे आप लोग भाई। बिंदु P से समय का अंतराल ऐसे देखेंगे, कण को आपने यहां से फेंका, ओ से फेंका, बिंदु P पर पहुंच गया, फिर बिंदु P पर पहुंच गया, उसके बाद में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में वापस नीचे की ओर गिरेगा। तो देखो नीचे की ओर गिरते समय जब बिंदु P पर पहुंचेगा, तो जब ऊपर गया बिंदु P पर, नीचे आया बिंदु P पर, तो बिंदु P पर जब दोबारा आया तो वो कितने समय बाद में आया वो आपको ज्ञात करना है। और वो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखो बिंदु P से पहले तो कहां जा रहा है, अधिकतम ऊंचाई पर। तो एक तो बिंदु P से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय जो कि आप ज्ञात कर चुके हैं कैपिटल T माइनस T1। दूसरा फिर इस अधिकतम ऊंचाई से P तक आने में लगा समय जो भी आप ज्ञात कर चुके हैं T2। दोनों को जोड़ते ही समय का अंतराल आपके पास में आ गया। तो चूंकि दिया गया है बिंदु P से गुजरने में समय का अंतराल T है, बिंदु P से गुजरने में समय का अंतराल T है, इसलिए जो T है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, बिंदु P से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय वो तो कैपिटल T माइनस T1, तो कैपिटल T माइनस T1 और प्लस दूसरा आपके पास में अधिकतम ऊंचाई से P तक आने में लगा समय जो आप ज्ञात कर चुके हैं T2 है। तो T इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिएगा, T माइनस T1 ये रहा समीकरण 8 में, और T2 ये रहा। दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे आपको V बटा G कॉमन आ जाएगा भाई, V बटा G को कॉमन ले लीजिएगा। तो लॉग कैपिटल V प्लस V1 बटा कैपिटल V प्लस लॉग V बटा कैपिटल V माइनस V2, देन T इक्वल टू V अपॉन G लॉग का प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा यहाँ, log m प्लस log n तो बन जाता है log mn। तो दोनों मल्टीप्लाई में जब आ जाएगा तो बनेगा कैपिटल V प्लस स्मॉल v1 बटा कैपिटल V इंटू ये मल्टीप्लाई में आ गया तो V बटा V माइनस V2। तो स्मॉल t इक्वल टू अब देखते हैं t इक्वल टू क्या बनता है भाई आपके पास में। यहाँ v से v ये हो जाएगा कैंसिल, और v से v कैंसिल हो गया तो t इक्वल टू आपके पास में आ गया v अपॉन g लॉग v प्लस v1
v प्लस v1 बटा v माइनस v2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, लेकिन अपने को तो ऐसा चाहिए v log v प्लस v1 बटा v माइनस v2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो gt इक्वल टू v log कैपिटल V प्लस v1 बटा कैपिटल V माइनस v2, समीकरण नंबर 11। और अब 5 व 11 से, तो 5 व 11 से, इनसे दोनों से देखिएगा v1 प्लस v2 इक्वल टू, अब इसको देखिए v log v प्लस v1 बटा v माइनस v2, ये बराबर है gt के, तो इसको आपने लिख दिया gt, इक्वेशन नंबर 12। यही आपको सिद्ध करना था। इसके अलावा हमें एक और सिद्ध करना है जिसमें v माइनस v2 का मान ज्ञात करना हमें, तो उसके लिए हम समीकरण 10 को ले लेंगे। समीकरण 10 से, समीकरण 10 से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो gt अपॉन v अपॉन g को अगर हटा देंगे तो इक्वल टू लॉग कैपिटल V प्लस v1 बटा कैपिटल V माइनस v2, ये अपने पास में आ गया gt अपॉन v। और अब लॉग हटा दीजिए दोनों पक्षों को, लॉग हटाएंगे, अब इस साइड लॉग है नहीं, तो ये e की पावर में आ जाएगा, e की पावर gt अपॉन v इक्वल टू, यहां से जो हो जाएगा आपके पास में बचेगा, लॉग हटा दिए तो v प्लस v1 अपॉन v माइनस v2। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल V माइनस v2 इंटू ई की पावर gt अपॉन v इक्वल टू कैपिटल V प्लस v1। ठीक है, और यहां से इसको, ये जो e की पावर है gt अपॉन v है, इसको हम लोग हटा देंगे, तो यहां बचेगा कैपिटल V माइनस v2, कैपिटल V माइनस v2 इक्वल टू v प्लस v1, और ये इस साइड आ जाएगा, तो इससे डिवाइड किया तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस gt अपॉन v। ये आपके पास में हो गया इक्वेशन नंबर 13, और दूसरा जो इक्वेशन था वो हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, इस प्रकार से अपने उत्पत्ति जो है ये पूर्ण होती है।